start. So दो और आ गए. Let me share the screen. अभी तक 15 आए हैं. Okay. जरा इसको मैं छोड़ दूं. Okay, कल हमने वो हान-बानाक थ्योरम का करना था. So मैंने थोड़ा बोला तुम्हें हम उसके लिए Zorn's lemma को यूज करेंगे. So let's finish now the proof of the हान-बानाक theorem. Okay. हान-बानाक थ्योरम उसके लिए मैंने कहा था. Now what do I have? I have a normal linear space. उसकी एक subspace है Y. So I have, यहाँ लिख देता हूँ, X is a normal linear space. Y is a subspace of X. मतलब जो already I have. And F is a bounded linear functional on Y. So with the help of this, what I have, I create a collection. I create a collection of pairs. Pairs में क्या है? एक तो subspace है और दूसरा उस पे functional. अब Z is a subspace of X. Is a subspace of X such that Y is contained in Z. And ये जो G है, G is a linear functional. G is a bounded linear functional on Z. That is an extension of F. Extension of F. Extension of F का मतलब ये such that G when restricted to Y becomes F and norm of F is the same as norm of G. ठीक है ना? मैंने कहा मैं सभी, अब देखो Y जो है, मैंने कहा मैं सभी ऐसी subspaces लूंगा such that Y is contained in Z और जिस पे मैं already functional extend कर चुका हूँ. और मुझे पता है मैं ये कर सकता हूँ. अगर मैं previous lemma को देखूं, मैं इसको एक और adjoint vector कर सकता हूँ, तो उस पे मैं extend कर सकता हूँ functional. So this is a non-empty set. So I can always find bigger spaces than Y over which the functional can be extended in such a way so that the norms don't change. मतलब clearly मैं लिख सकता हूँ by, I can say previous lemma actually is not equal to 5. इसमें तो बहुत सारे होंगे, right? हाँ, in case it is the maximal possible subspace, तो फिर भी तो कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है. But I can say, or I can say even this F और जो अपना X है, Y and F भी इसको belong करते हैं. Because Y is a subspace of Y and F is an extension of itself. But that would be trivial. So ये भी इसको belong करता है. इसके basis पे भी मैं कह सकता हूँ this is a non-empty collection. It does contain something. Nevertheless, so define a partial ordering. Define a partial ordering में इस पे define करूँगा. Partial ordering on this collection by, मैं करूँगा इस तरह से, मैं कहूँगा Z1 F1 is less than equal to, चलो G1 लेता हूँ, चलो वहाँ G है, Z2 G2 if and only if Z1 is a subspace of Z2 and G2 is an extension of G.
मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं इन दो मेंबर्स को मानूंगा लेस देन इक्वल टू अगर ये इसका सबस्पेस है और ये इसका एक्सटेंशन है, अगर ये इसका बड़ा डोमेन कवर करता है टू Z2, सो G2 इज एन एक्सटेंशन ऑफ G1 टू Z2. सो ये पार्शियल ऑर्डरिंग होगी. क्यों? क्योंकि आई कैन ऑलवेज से दिस इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज अगर मैं Z1 Z1 लेता हूँ तो ऑफकोर्स Z1 इज अ सबस्पेस ऑफ Z1 एंड G1 इज एन एक्सटेंशन ऑफ G1. एंड सिमिलरली तुम इजीली चेक कर सकते हो कि इट इज इंडीड क्या बोलते हैं एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. सो इट इज अ पार्शियल ऑर्डर, नो डाउट. सो देयरफॉर सो दैट मतलब दिस इज अ पार्शियल, मतलब अगर इसमें पार्शियल ऑर्डर डिफाइन की तो इट्स अ पार्शियल ऑर्डर. तो मैं क्या करूंगा, नाउ आई वुड शो दैट अब जोर्नस लेमा क्या होता है. जोर्नस लेमा ये कहता है, मैंने कहा था जोर्नस लेमा इज इक्विवेलेंट टू एक्सियम ऑफ well ordered maximum choice. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, अब आ गई. यस अब आ सर, रही है पूरी? अब आ गई. ठीक है, ये थोड़ा हाँ, दिख रहा है इंटरनेट इज अनस्टेबल, इसी वजह से. ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग, जोर्नस लेमा कहता है कि अगर किसी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में partially, let me call it partially ordered set A, अगर उसमें every chain has an upper bound, then A contains at least one maximum element. यानी अगर हर चेन, अगर तुम इसमें कोई भी चेन लोगे, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट तो तुम्हें पता है चेन मीन्स मतलब उसमें बहुत सारी चेन्स होंगी ना. जैसे अगर तुम्हारे पास मैं लूं वो, अगर मैं लेता A इक्वल सपोज A में लूं एक सेट ऑफ सबसेट्स phi A B, right? Then I have A, B, C, then I have C, D, right? Now this is a partially ordered set under subset, under inclusion. तो इसमें एक चेन है, A is contained in A, B is contained in A, B, C, right? contained in X. है ना? इस तरह से हो सकता है ना, इसी तरह से ये एक चेन है इसमें, राइट? एक और चेन है जो अकेला है C, D, और इस चेन का जो अपर बाउंड है वो ये है जो ना सबसे आगे आए, राइट? तो ये कहता है अगर कोई पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबली मेनी सिचुएशंस, और पार्शियल ऑर्डर का मतलब इंक्लूजन नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ए जो है पूरे का पूरा एक एलिमेंट ऐसा होगा विच वोंट बी, मतलब विच वोंट बी क्या बोलते हैं इसको, contained properly in any other set, या which won't be less than any other set, any other element of A. सेट नहीं, क्योंकि यहाँ सेट है. So if in a partially ordered set every chain is upper bound, A contains at least one maximum. Maximal means which is not less than any other set. तो जो मेरा partially ordered set है वहां less than का मतलब है inclusion, ठीक है ना? So मैं कहूँगा let C, let me call it इस तरह से Z alpha G alpha, alpha belonging to some index set, and it could be finite, infinite, whatever, be any chain, मतलब any subset which has the property that it can be listed in a line sort of thing, यानी which मतलब in which every two elements are comparable, वो chain होती. तो अगर ये chain है F में, then अगर मैं लूंगा Z नॉट equal to union alpha belonging to delta, ये जो ये इसका इंडेक्स सेट है, अगर मैं इन सब का यूनियन लूं, is a subspace of X containing Y.
देखो मेरे कहने का मतलब अगर तुम्हारे पास एक चेन है, मान लो A1 is less than equal to A2 is contained in A3 less than equal to, मान लो contained जो भी तो, so on and so forth. चेन का मतलब ये है. अब ये सभी की सभी सब स्पेसेस है. देखो इन जनरल यूनियन ऑफ सब स्पेसेस नीड नॉट बी अ सब स्पेस, है ना? Am I right? Yes, sir. यूनियन ऑफ सब स्पेसेस, सब स्पेस होता है? Need not to be substitute. होता है? No, sir. No. नो, है ना? इंटरसेक्शन होता है. लेकिन अगर ये चेन हो, है ना? देखो चेन का मतलब है इस subspace is contained in this subspace is contained in this subspace is contained in somewhere here as some subspace. अगर मैं इसका यूनियन लूंगा तो मिलेगा ना वो an. If A is a subset of B, what is A union B? It is B. This is B. तो अगर ये चेन है देन उनका यूनियन भी सबस्पेस होगा, क्योंकि मैं ले रहा हूं ना ये चेन है, तो इनका जो यूनियन होगा हाँ. वो भी एक सबस्पेस होगा. एंड वो भी सिंस सारे के subspace. सारों में y है तो जो यूनियन हो वो भी y को कंटेन करे. ठीक है ना? एंड हाँ, sir. एंड ऑफ कोर्स इफ आई डिफाइन एंड फॉर x, या if I define g naught and define g naught belonging to from this z naught to k by g naught of x is equal to g alpha of x for x belonging to g, मैंने क्या लिया था z alpha. देखो अगर x z naught में है तो किसी न किसी z alpha में है, तो उस पे ऑलरेडी एक फंक्शनल डिफाइंड है, बिकॉज g alpha is a functional defined on z alpha. So this defines a linear functional on z naught automatically. क्योंकि जो भी x में होगा z naught में होगा वो किसी न किसी z alpha में होगा, वो ऑलरेडी एक फाइनल फंक्शनल है. मैंने z naught पे फंक्शनल डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ दोस फंक्शनल्स. सो देन क्लियरली, अब बताने की जरूरत नहीं है, क्लियरली जो जो तुम खुद सोच सकते हो, थोड़ा मेहनत करो, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी है, is an upper bound of this chain C. क्योंकि ये इनमें सबसे बड़ा होगा ये वाला, क्योंकि ये जो G नॉट है ये सभी का एक्सटेंशन. जब भी मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करूंगा it becomes G alpha, which is already a bounded linear function. What I am trying to say is this. So it, ये जो चेन है इसका एक, ये जो मैंने स्क्रिप्ट सी लिखा था इसका एक अपर बाउंड है, यानी ये आर्बिट्री चेन थी जिसका एक अपर बाउंड है. एंड हेंस बाय Zorn's lemma, जो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा है, हेंस बाय Zorn's lemma, हेंस बाय Zorn's lemma, ये जो मेरी कलेक्शन है ओरिजिनल कंटेन्स ए मैक्सिमल एलिमेंट, और उसका नाम मैं रखता हूं, चलो मैं रखूंगा इसका नाम z बार f नॉट बार. यानी अब ये जो मेरा कलेक्शन जो है मैंने f लिया था, दिस स्क्रिप्ट f, इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो सबसे बड़ा है, यानी सच दैट एवरीथिंग इज लेस देन इक्वल टू दैट. नॉट एवरीथिंग, मतलब नथिंग इज बिगर देन दैट, दैट्स मतलब दैट्स द ओनली थिंग. ओके, तो उसका नाम मैंने रखा z बार एंड f नॉट बार. नाउ ओके, वी क्लेम दैट, हमारा क्लेम ये है, तो डरना नहीं, इससे थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा ये, लेकिन we claim that z dash is actually the whole of x. Now suppose that is not the case. That is not the case. उसका मतलब then z would be a proper subspace of x, क्योंकि ये subspace तो है because it belongs to our collection. So there exists, then there exists some x naught belonging to x such that x naught does not belong to z prime. By previous lemma, अब मैं अप्लाई करूंगा by previous lemma. By previous lemma, या जो हमने ऊपर किया था lemma, I can extend this functional, है ना? F naught, F can be extended to, I should have F naught bar.
एफ नॉट बार मैंने इसका नाम रखा है, कैन बी एक्सटेंडेड टू एफ नॉट ऑन द स्पैन एज अ लीनियर फंक्शनल. चलो मैं लिखता हूँ एज अ लीनियर फंक्शनल on the z bar union span of z bar union x naught, जो हमने किया था without changing the norm of f naught bar, but that would violate the maximality. लेकिन ये तो फिर इससे भी बड़ा हो जाएगा ना, z naught तो मैक्सिमल एलिमेंट है ना, because then that would violate the maximality of z, maximality of zf. मैंने क्या लिया था, मैंने क्या नाम रखा था इसका, z प्राइम Z1 f bar. एफ नॉट बार. इसकी ये मैक्सिमल नहीं रहेगा क्योंकि इससे भी बड़ी एक सब स्पेस है जिसपे हमने एक्सटेंड किया था, लेकिन जोर्नस लेमा के हिसाब से हमने कहा ये मैक्सिमल. सो देयरफॉर z bar is equal to x and f naught is an extension. चलो f naught यहाँ रखना, बार नहीं रखना, बार नहीं रखना मैंने थोड़ा सा यहाँ, ठीक है ना, f naught बार नहीं, ठीक है, यहाँ बार नहीं, ये ना, ये प्राइम नहीं लगाना है इसको, ठीक है ना, मतलब तुम डिलीट कर दोगे हाँ. क्योंकि मुझे फिर से नाम बदलना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड है. सो देयरफॉर f naught is an extension of f to whole of x and of course norm of f naught is equal to norm. सो ये अपना हो गया हान-बना थ्योरम. मैंने बोला ना मेनली इसका लेमा है, ये फिर एक थोड़ा थियोरेटिकल सा मसला है ना कि हम पूरी स्पेस को एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं, बट नेवरदलेस वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हें ये थोड़ा सा अजीब लगे फॉर द फर्स्ट टाइम ये हिस्सा, नो इशू, मुझे भी लगा था जब मैं पढ़ रहा था, बट इवेंचुअली तुम सीख लोगे 1 2 3 4 बार इसको समझ के और ज्यादा मैथ्स पढ़ के ये क्लियर हो जाएगा मसला. लेकिन अगर पहले में थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. नाउ वी कम टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हान-बना थ्योरम. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हान-बना थ्योरम, इसकी बहुत ज्यादा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन आई विश I can make you appreciate that. हान-बना थ्योरम, अभी के लिए तुम इसको पढ़ लो, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ लो, उसको बार बार पढ़ लो, ताकि तुम्हें उससे थोड़ा सा वो फेमिलियरिटी हो जाए इस तरह के मैथ्स की, इस तरह के प्रूफ्स की. पहला वाला बड़ा सिंपल सा है, इफ, ये हम बहुत यूज करेंगे ये वाली कॉन्सिक्वेंस. इफ x is a normal linear space and x naught is a non-zero vector in x, is a non-zero vector in x, then there exists a functional, then there exists f naught belonging to x star such that f naught at x naught is exactly equal to its norm and norm of f naught is equal to 1. So ये है अपना इसकी consequence. We can prove this with the, मतलब अब हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी नॉन जीरो वेक्टर तुम लो, then there would be a functional जिसका वैल्यू उस नॉन जीरो वेक्टर पे होगा exactly norm of that number, because this has to be a number. तो हम कह रहे हैं ये वाला नंबर होगा और उसका नॉर्म भी 1 होगा. So it's very easy to prove actually with the help of हान-बना theorem. Now let y be equal to alpha x naught, alpha belonging to, अब यहाँ लिख लो over k, ठीक है, alpha belonging to k. मैंने लिए इस नॉन जीरो वेक्टर के सभी स्केलर फंक्शंस. then y is a subspace of x spanned by x naught.
So Y is a subspace of X, which is a normal linear space, right? Define F from Y to K by F of alpha X naught is nothing but alpha times norm of X. तो अगर मैं इन सभी वेक्टर्स पे इस तरह से एक मैपिंग डिफाइन करूंगा, ऑफ कोर्स दिस इज अ स्केलर, अल्फा इज अ स्केलर, दिस इज अ स्केलर, सो दिस इज अ नंबर, एंड देन f इज मैं कह रहा हूं f इज अ लीनियर फंक्शनल. Why? तो लीनियर दिखाने के लिए सपोज आई टेक टू एलिमेंट्स, सपोज y1 y2 belongs to y. अब y के एलिमेंट्स क्या है? सम मल्टीपल ऑफ x नॉट, सो y1 would then be equal to some alpha 1 times x naught, and y2 would be some alpha 2 times x naught. And of course, alpha 1, alpha 2 would be some scalars. And then if I want to find y1 plus y2, that would be just alpha 1 plus alpha 2 into x naught. And if I want, इसको मैंने ब्रैकेट में लगाया, so ये x naught है, तो what would be f of y1 plus y2 इस फॉर्मूला के हिसाब से ये जो स्केलर चीज है ये बाहर रहेगी और उस पर लगेगा should नॉर्म, be alpha है ना? norm of x naught. लेकिन वो तो बराबर होगा बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर नंबर्स, वो इसके बराबर होगा, है ना? दैट इज नथिंग बट f of alpha 1 x naught plus f of alpha 2 x naught, and that is nothing but f of y1 plus f of y2. Alpha y2. इसी तरह से स्केलर का भी दिखा सकते हैं, वो बाहर आ जाएगा इजीली. सो इट इज अ लीनियर फंक्शन, है ना? and what would be f of x naught? f of x naught is actually f of 1 into x naught, तो वो बराबर होगा एक्चुअली 1 into norm of x naught. Norm of x naught. norm of x naught मतलब ये वाली प्रॉपर्टी तो आ गई है ना, अभी नहीं आई, हम एक्सटेंड करेंगे इसको जब, तो वो मैं कह रहा हूं. तो इट्स अ लीनियर फंक्शन ऑन y, सो by and of course norm of f इसके बराबर होगा, norm of f is equal to supremum norm of y is equal to 1 modulus of f of y, है ना? So that would be supremum of mod of alpha into norm of x naught such that mod of alpha norm of alpha into x naught is equal to 1, क्योंकि y की शक्ल ऐसी ही. So it means supremum modulus of alpha into norm of x naught, और नीचे भी वही आएगा mod of alpha into norm of x naught. Of course अगर ये 1 है तो ऊपर जो बैठा है ये तो सेम है, so this is equal to 1. So norm of f is equal to 1. So by Hahn-Banach theorem, there would exist a f naught belonging to whole of x star such that f naught when restricted to y is the same as f, and norm of f naught is equal to norm of f, which we know is equal to 1. अभी हमने देखा था ना, norm of f is equal to 1. Hence we got, hence f naught belongs to x star has the required properties. जो हम कह रहे थे एक ऐसा फंक्शनल होगा जिसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी. तो पहला वाला, इसकी एक कोरोलरी भी मिल सकती है आराम से. कोरोलरी ये है, इसको हम कहते हैं टोपोलॉजिकली x स्टार सेपरेट्स पॉइंट्स इन x. कहने का मतलब अगर x y के बराबर नहीं है, there exists some f belonging to x star such that f of x is not equal to f of y. मतलब this is what we mean by this statement. इसका प्रूफ भी इजी है ऊपर के थ्योरम से. Now let x not be equal to y.
है ना? Then x minus y cannot be equal to 0. This belongs to x, है ना? एक नॉन जीरो एलिमेंट है जो x में है. Therefore by above theorem, किसी भी नॉन जीरो वेक्टर के लिए, so there exists f belonging to x star such that f of x minus y is equal to norm of x minus y. और चूंकि ये जीरो नहीं है तो इसका नॉर्म भी जीरो नहीं हो सकता. लेकिन f तो लीनियर है, उसका मतलब f of x minus f of y cannot be equal to 0, which means that f of x cannot be equal to, यानी f of x f of y के बराबर नहीं. तो we say there is some f here. तो इसी को लैंग्वेज को टोपोलॉजिकली या हम इस तरह से कहते हैं, ये जो x स्टार का कलेक्शन है, इट सेपरेट्स पॉइंट्स इन x. ओके, एक और हम कर सकते हैं इसकी कॉन्सिक्वेंस. एक और थ्योरम, ओके, लेट y भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार हम यूज करेंगे. y be a closed subspace. अब क्लोज्ड मैंने लिया of a normal linear space x and x naught be a vector outside it. x naught belong to x minus y. ये माइनस y है. हाँ ठीक है, तुम समझ जाओगे. Then there exists a function of f naught belonging to x star such that f naught of y is equal to 0 for all y belonging to this closed subspace, and f naught at x naught is not equal to 0. इसको भी हम प्रूव करेंगे. Now since हमें पता है y is a closed subspace of x by y is also a normal linear space, है ना? ठीक है. Define t from x to x by y by t of x is equal to x plus y. Then t is linear. मैं लिखूं t is linear? पता है ना तुम्हें t is linear? क्या पता है कि नहीं? हाँ सर, यस सर, हमने किया. And norm of tx बराबर है norm of the coset. लेकिन हमें पता है what's norm of the coset. This is infimum of the norms of y belonging to y of x plus this small y. और मैंने कहा था this is always less than equal to norm of x because 0 also belongs to this set y. So this is less than equal to this. So I've got t of x is less than equal to some k times, है ना? And I have got t of x is less than equal to norm of x. तो ये हो गया ना वही. Now this is true for all x belonging to x. तो उसका मतलब क्या हो गया? t is a bounded linear operator. जब भी मुझे मिले t of x is less than equal to k times norm of x for some k positive, तो यहाँ k की जगह है 1. कुछ नहीं है तो 1 है ना. So what t of x is less than equal to 1 times, so 1 is positive. So therefore t is a bounded linear operator. So therefore t is a continuous linear operator from x to x on to actually, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है ना ये मैप, कैनोनिकल x on to x by y. ठीक है. and t of y अगर मैं देखूं, चलो मैं लिखता हूं, if y belongs to y, ये तो तुम्हें पता ही है, then what would we have? Y plus y would be equal to y, the additive identity of x by y. And t of y plus t of y किसके बराबर होगा?
that's equal to y plus y, that's equal to y. डेफिनेशन है ना टी की, इट इज द कैनोनिकल मैप. अब मैंने कहा नहीं मैं सब स्पेस मतलब बिकॉज y इज आफ्टर ऑल सब स्पेस ऑफ x, तो y के एलिमेंट्स पर भी ये एक्ट करेगा, और अगर y के एलिमेंट्स पे एक्ट करेगा तो इस तरह से एक्ट करेगा, लेकिन फिर तो y प्लस y y होगा, है ना. मतलब मैं कह सकता हूँ इट इज इक्वल टू 0. वाई? बिकॉज इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ x by y. मैप है ना यहाँ पे, है कि नहीं? हाँ सर. तो इसको मैं 0 ये कह सकता हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है. एंड p ऑफ x नॉट जो है वो होगा x नॉट प्लस y, that's not equal to 0 because that's not equal to y since x naught does not belong to y. अगर x naught y में नहीं है तो ये y के बराबर नहीं है, यानी ये 0 नहीं होगा. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? नाउ कंसिडर दिस, आई हैव गॉट दिस थिंग, x by y जो है उसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट है. ठीक है ना. should I write it like this? Composition. So I have got now this thing, p of x naught जो है कहाँ बिलोंग करता है? नाउ t is a map, थोड़ा सा रख लेता हूँ. t is a map from x to x by y. मुझे बता दो where does t of x naught belong? t of x naught जो है it belongs to x by y, है ना. and it's not equal to 0. तो मुझे एक नॉन जीरो एलिमेंट मिला एक नॉर्मल लीनियर स्पेस. तो मैं अपना वो प्रीवियस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ. Therefore by previous theorem there exists some functional, let me call it f, belonging to x by y star such that f of t of x naught is not equal to 0. ठीक है. ठीक है. I hope now consider f naught को हम मानते हैं f composition t. Now you have got, now look at this, I have got x to x by y, then x by y पे map है f which is a bounded linear function, right? Means it takes it to k, and t is a map from x to x by y. तो इसको अगर मैं कंपोज करूं ये क्या बनता है? ये बनता है f after t, right? So f after t जो है that would be a map from x to k. है ना. सिर्फ since t is linear, f is linear, so इसका composition भी linear होगा. Since f is continuous, t is continuous, f of t ये भी होगा continuous. So it is a continuous linear map from x to k, यानी ये belong करेगा x star, because all continuous linear maps from x to k are denoted by x star. So I have found this f naught, right, such that f naught of x जो है x naught जो है वो है f of t of x naught, है ना, composition है ना, which is not equal to 0. And furthermore, what is f naught of y? Is equal to f of t of y, which is equal to f of 0, और f तो linear है, ये 0 को 0 पे भेजेगा for all y belonging to y, है ना. तो यही हमें प्रूव करना था. तो we have to show that there exists a function जो कि belonging to x star such that at x naught it's not equal to 0, और वो जो closed subspace है उसके सभी elements को ये 0 कर देता है. एक्चुअली है ना t of y is 0 और the additive identity, और जो f है वो additive identity को भेजेगा additive identity पे because it's linear, और यहाँ की additive identity है 0, है ना. k की additive identity है ना 0. ओके. वहाँ की y तो y को भेजेगा 0. हाँ बिल्कुल, y को 0 पे भेजेगा. तो कहने इसको हम कभी ऐसे भी लिखते हैं, ये जो है ना, जब मुझे लिखना हो ना f naught of y, शायद तुम किसी और पे देखो,
फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू y, इस बात को हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, f नॉट ऑफ कैपिटल Y इज इक्वल, मतलब उसका है कि y का जो भी एलिमेंट है वो 0 पे जाएगा, ठीक है, मतलब यही है। तो अगर तुम किसी बुक पे देखोगे वहां उसने ऐसे लिखा होगा बजाय इसके, बट दे आर द सेम, मतलब दे मीन। ओके, तो हम देख रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हार्न-बाराक थ्योरम, तो बहुत सारी है, एक और कॉन्सिक्वेंसेस है, कॉन्सिक्वेंस है, कितनी करें, कौन सी करें। ओके, एक और है लेकिन मैं उसको रहने देता हूँ, क्योंकि वो यूजुअली मैं कराता हूँ फंक्शन एनालिसिस सेकंड में। तो एक और कर सकते हैं, चलो ये करते हैं। एक और कॉन्सिक्वेंस है, वो है ऑल फाइनाइट डायमेंशनल, ये खत्म होने वाला 2 मिनट में है इसमें, तो मैं इसको बंद करता हूँ, फिर तुम वापस रिज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि ऐसे फिर मुझे फिर से लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि